कश्मीर एक ऐसी जगह जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। वहाँ के घाटियों में एक सुकून है। लेकिन इस सुकून के पीछे एक गहरी टेंशन भी छुपी हुई है, जो कई सालों से यहाँ के लोगों के बीच में है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ कश्मीरी लोग हिंदुओं से नफरत क्यों करते हैं, ऐसे लोगों की मेंटलिटी क्या है और कौन से हिस्टोरिकल, साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल फैक्टर्स इस डिवाइड को फ्यूल कर रहे हैं। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए इतिहास के कुछ पन्ने खंगालने होंगे और उसके लिए चलिए शुरू करते हैं। Kashmir has never been an integral part of India and this is a historical fact. इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? हम चाहते हैं इंडिपेंडेंट कश्मीर। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। एक्चुअली कश्मीर में लोग हमेशा से ऐसे नहीं थे। वहाँ लोग बहुत प्यार से रहते थे। साल 1980 के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने कश्मीर और वहाँ के पॉलिटिक्स को पूरी तरह से बदल दिया। इसके बाद कई इंसिडेंट हुए, उसी में से एक कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस का भी घटना है। कश्मीरी पंडितों पर हमलों का इतिहास 1980 और 1990 के दशक के उथल पुथल भरे समय से जुड़ा है। 1980 के दशक में कश्मीर में राजनीतिक अस्थिरता और आतंकवाद का उदय देखा गया। उस समय कई सेपरेटिस्ट संगठन का उदय हुआ जिनका मकसद था जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना। उसी टाइम पर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जैसे संगठनों ने कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया था। आतंकवादियों और कट्टरपंथियों ने एक धार्मिक नैरेटिव का सहारा लिया जिसमें कश्मीरी पंडितों को भारत सरकार के समर्थक और आउटसाइडर्स के रूप में देखा गया। 1990 में वैली में हिंसा और डर का माहौल चरम पर था। ये वो समय था जब सैकड़ों कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई और हजारों परिवार अपने घरों से भागने पर मजबूर हो गए। हम मजबूर थे, हमारे हाथ बंधे हुए थे, उनके नारे थे कि अगर आप नहीं निकलेंगे हम आपको मारेंगे। तुम्हें लगता है कि वापस जाओगी तुम कभी वहाँ पे? हाँ। मन करता है वापस जाने का? क्या कहते हैं मम्मी पापा, क्या कहते हैं कि वापस जा पाओगी वहाँ पे? नहीं। क्या कहते हैं कभी नहीं जाएंगे वहाँ? तो फिर क्या कहते हैं कहाँ रहेंगे? यही। तो यहाँ क्या करेंगे? पता नहीं। दीवारों पर लिखे गए कुछ नारे जैसे राजीव गालिब या चालीम, जिसका मतलब था कन्वर्ट, लीव और डाई, मतलब या तो तुम कन्वर्ट हो जाओ, छोड़ के भाग जाओ, या फिर मर जाओ। और इस नारे ने डर को और गहरा कर दिया। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि आतंकवादियों द्वारा कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाना एक राजनीतिक और सांप्रदायिक रणनीति थी ताकि घाटी में धार्मिक होमोजेनिटी लाई जा सके और पंडितों की प्रेजेंस को खत्म कर इंसर्जेंसी यानी विद्रोह का एजेंडा आगे बढ़ाया जा सके। आज के पर्सपेक्टिव में आर्टिकल 370 हटने के बाद कई चेंजेज आए हैं। अब कश्मीर के बच्चे स्कूल्स भी जाने लगे हैं, लेकिन कई मामलों में वहाँ की स्थिति और जटिल हो गई है। कुछ कश्मीरी नेताओं और लोगों ने इस निर्णय को अपनी पहचान और अधिकारों पर हमला समझा है। मुझे लगता है कि फर्क अगर देखेंगे कुछ नहीं आया, वर्स्ट ही हुआ है। इधर बहुत हालात खराब है, मार्केट भी नहीं है, सब कुछ खराब हो गया। इस मुद्दे को और भड़काने के लिए राजनीतिक नेता आइडेंटिटी बेस्ड नैरेटिव्स को बढ़ावा देते हैं, जिससे कश्मीर में हिंदू विरोधी भावनाएं और बढ़ती हैं। कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस और उनकी पीड़ा एक अनरिजॉल्व्ड चैप्टर है जिसने घाटी में मिसट्रस्ट और रिलीजियस डिवाइड को अस्थायी बना दिया। आज भी पंडित समुदाय के लौटने की बात आते ही विरोध और असहमति देखने को मिल जाती है और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो नकार ही देते हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ कुछ हुआ भी था। इस कलेक्टिव ट्रॉमा और इतिहास से उपजी नफरत ने कश्मीर के सामाजिक ताने बाने को इतना जटिल बना दिया है कि आज भी कुछ लोगों के बीच हिंदुओं को लेकर एक अजीब नफरत देखी जाती है। हमारे मिसाल हमारे यहाँ आंगन में जमीन में वो ठीक नहीं है, हम उसको जलाएंगे और क्या करेंगे? मंदिर को जलाएंगे और क्या करेंगे? साल 2019 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा आर्टिकल 370 हटाने के बाद अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। कश्मीर में एक गहरी अस्थिरता देखने को मिली। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त थे और इसे रिवोक करने के निर्णय ने वहां के राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने को हिला कर रख दिया। इस निर्णय को कुछ लोगों ने नेशनल इंटीग्रेशन का कदम माना। ये वैसे लोग थे जो पढ़े लिखे थे और कश्मीर में चेंजेस चाहते थे, जबकि अन्य ने इसे अपने आइडेंटिटी और अधिकारों पर हमला समझा। आप जबरदस्ती वोट दिला रहे हैं, कश्मीर में 370 आपने तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ के आए हैं आप किस चीज का वोट मांग रहे हैं यहाँ? हमारे 370 वापस पहले दे दो। 300 ये कहाँ जाएगा? हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे कल कहाँ जाएंगे? हमारे जो जवानी तो चली गई, हमारे जो 370 तोड़ के लाए आपने वापस करो हमारे पहले उसको। ये किसी कहीं कानून ही नहीं जहाँ से मोदी ने कानून किया
कश्मीर में चलो। शांति के लिए तो जरूरी था, वो कहते हैं। शांति अपने आप हो गए ना कश्मीर, कश्मीर अपने आप शांति हो गए ना। जर्नल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज की एक रिपोर्ट में ये बताया गया कि जब एक कम्युनिटी अपने पॉलिटिकल और कल्चरल अधिकारों को खतरे में महसूस करती है तो कलेक्टिव फियर गहराता है। कश्मीर में स्थानीय मीडिया और कुछ नेताओं ने स्पीचेज के माध्यम से इस फियर को और बढ़ावा दिया। एग्जाम्पल के तौर पर 2019 के बाद कई प्रोटेस्ट और रैलीज में लीडर्स ने कल्चर और डेमोग्राफिक चेंज के मुद्दों को जोर देकर उठाया, जिससे लोगों में और इनसिक्योरिटीज की भावनाएं आई। कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन्स में पावर डायनेमिक्स को बनाए रखने के लिए आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का उपयोग किया जाता है। ये नेता लोगों के बीच डर पैदा करने के लिए झूठी कहानियां सुनाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बातें लोगों के दिमाग में डीपली इम्बेड हो जाती हैं, जिससे कम्युनिटी के बीच में मिसट्रस्ट और डिवीजन पनपते हैं। और समाज में इस डिवीजन को और बढ़ावा देते हैं कुछ सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे JKLF। आर्टिकल 370 के रिमूवल को वहाँ के लोगों के सामने इस तरह से प्रेजेंट किया गया जिससे उन्हें ये विश्वास दिलाई जा सके कि तुम्हारे अधिकारों को छीनने के लिए ये सरकार की साजिश है। मेरी वार्निंग है बीजेपी वालों को कि आप आग के साथ खेलना बंद कर दो। जम्मू कश्मीर में बारूद है, आप चिंगारी फेंकोगे तो ना जम्मू कश्मीर रहेगा तो ना हिंदुस्तान रहेगा, और ना यहाँ जो पूरा खित्ते में आग लग जाएगी। जब 370 से जम्मू कश्मीर को आजाद करोगे तो आप जम्मू कश्मीर को मुल्क से भी आजाद कर दोगे। जबकि 370 के रिमूवल से कितने फायदे हुए हैं ये वो लोग भी जानते हैं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। कुछ इंटरव्यूज जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं उनमें कुछ लोकल लोगों की ओपिनियन सुनने को मिलती है। कुछ लोकल्स के लिए मंदिर बनाना या हिंदू कल्चर को प्रमोट करना उनके एरिया में रेजिस्टेंस का वजह बन गया है। हर कश्मीरी ऐसे नहीं सोचता, लेकिन कुछ लोग ऐसे सोच रखते हैं जो लोकल परसेप्शन को शेप करता है। कश्मीर में हो रहे चुनावों के दौरान एक पत्रकार अर्चना तिवारी कश्मीर में गई थी और वहाँ उन्होंने एक लोकल से, जिसका नाम मुश्ताक था, वहाँ के मुद्दों पर बात कर रही थी। मुश्ताक ने अपने सारे मुद्दों को रखा, फिर उसने जो बात बोली वो बहुत हैरान करने वाली थी। उसने कहा मंदिर बनवाना ये हमारे लिए ठीक नहीं है, ये बंद करना है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। फिर पत्रकार ने पूछा कि कोई अगर आपके गांव में आके मंदिर बनवाए तो क्या आपको कोई आपत्ति होगी? और अगर मान लीजिए कोई आपके गांव में कोई मंदिर बनाए तो फिर? हमारे मिसाल हमारे यहाँ आंगन में जमीन में वो ठीक नहीं है, हम उसको जलाएंगे और क्या करेंगे? मंदिर को जलाएंगे और क्या करेंगे? अब ऐसी सोच रखने वाले मोस्टली लोग इसी एज ग्रुप के हैं जो थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट के हैं, क्योंकि इनके अपने बायसेज हैं। लेकिन जो बच्चे हैं उनमें बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि कश्मीरी बच्चे अब स्कूल जाने लगे हैं। जैसे ये है उमर। जब पत्रकार ने इनसे पूछा कि इनके फेवरेट प्लेयर कौन है तो उन्होंने कहा विराट कोहली। आगे जब पत्रकार ने उस बच्चे से पूछा कि आपको देश की आर्मी क्यों अच्छी लगती है तो उमर ने कहा क्योंकि वो हमारे देश की सेवा करते हैं। अच्छा, आर्मी कैसी लगती है बेटा? अच्छी। परेशान करती है आर्मी? नहीं। पुलिस वाले परेशान करते हैं? नहीं। आर्मी अच्छी क्यों लगती है? वो हमारी देश की सेवा करते हैं। उमर ने यह भी कहा कि उसे मंदिर से भी कोई आपत्ति नहीं है। तो मंदिर से तुमको कोई परेशानी किसी तरीके की? नहीं ना। अब यहाँ पर ये जवाब वैसे एक्सट्रीमिस्ट नेताओं को एक झन्नाटेदार थप्पड़ है जो कश्मीर को वहाँ के लोगों के सामने एक विक्टिम की तरह प्रेजेंट करते हैं और अफजल गुरु और वीरान वानी जैसे लोगों के लिए सिंपैथी गेन करवाते हैं। ये बाजी खून की बाजी है, हर घर से निकलेगा बुरहान, तुम कितने बुरहान मारोगे? ये कहकर कि ये सरकार हिंदुओं की है और यही रीजन है कि मुश्ताक जैसे लोग इस तरह की सोच रखते हैं। कश्मीर के लीडर्स हिस्टोरिकली डुअल रोल्स में रहे हैं। एक तरफ वो कश्मीर के युवाओं की वॉइसेस हैं और दूसरी तरफ कम्युनल डिवाइड को एम्पलीफाई करने वाले भी। आर्टिकल 370 के बाद कश्मीर का पॉलिटिकल लैंडस्केप और फ्रेगमेंटेड हो गया है, जिसमें कुछ लीडर्स ने रेटोरिक और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का यूज किया कम्युनिटी डिवाइड को भड़काने के लिए। यही रीजन है कि लोकसभा चुनाव में भी आप देखे होंगे कि कुछ ऐसे नेता जिनके ऊपर काफी चार्जेस हैं वो भी चुनाव जीत गए। सेपरेटिस्ट लीडर्स जैसे यासिन मलिक ने कश्मीर का डिस्कोर्स डीपली इन्फ्लुएंस किया है। मलिक जो जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चेयरमैन है और उसने पहले 1980 में आर्म्ड मूवमेंट लीड की थी जो कश्मीर की इंडिया से इंडिपेंडेंस की डिमांड करती है। बाद में उसने नॉन वायलेंट मेथड अडॉप्ट करने का क्लेम किया, लेकिन उसका स्पीच अक्सर इंडियन स्टेट और हिंदू पॉपुलेशन को निगेटिव लाइट में दिखाता है, जिसके वजह से कश्मीरी मुस्लिम कम्युनिटी में रिजेंटमेंट और एंगर और बढ़ गया। ये नेता वहाँ के लोगों के बीच में ऐसे बात करते हैं जैसे ये उनके लिए देवता हैं और जो गवर्नमेंट देश को रूल कर रही है वो इनके लिए है ही नहीं। It is my life's last wish that Kashmir issue I want should get resolved. यासिन मलिक पर कई बार चार्जर लगे हैं कि वो मिलिटेंसी को प्रमोट करता है। इवन यूपीए के टाइम पर उसकी इन्फ्लुएंस इतनी ज्यादा थी कि मनमोहन सिंह से उसकी मीटिंग्स होती थी। अब सवाल ये कि कश्मीर के लोगों के बीच कम्युनल डिवाइड को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है।
इंडियन गवर्नमेंट ने कश्मीर में शांति और स्टेबिलिटी रिस्टोर करने के लिए कई इनिशिएटिव्स लिए हैं। इनमें सिक्योरिटी मेजर्स को स्ट्रेंथन करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना, एजुकेशनल और सोशल प्रोग्राम्स को बढ़ावा देना भी शामिल है। कुछ इनिशिएटिव्स जैसे प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज का एम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सके। प्रोग्राम जैसे राब्ता आलम एजुकेशन और सोशल इनोवेशन पर फोकस करते हैं, जो यूथ को एम्पावर करने और यूनिटी प्रमोट करने में मददगार है। कश्मीर कन्फ्लिक्ट को एड्रेस करने के लिए एक मल्टी फेस्ड अप्रोच की जरूरत है, जो इशू के हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और सोशल डायमेंशन को कंसीडर करे। कश्मीर की कहानी भारत के अन्य स्टेट की तरह सीधी नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि डिवाइड को ब्रिज किया जाए, डायलॉग्स को प्रमोट किया जाए और एक नैरेटिव क्रिएट की जाए जो डिवीजन पर नहीं, शांति पर जोर दे। जय हिंद।